हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने पीछे वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। उसकी जो इंट्रोडक्शन था उसको हमने स्टडी किया था। हमने जान लिया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, किस प्रकार से कैथोड रेस निकल के आई, एनोड रेस निकली, किसने इनका इन्वेंशन किया था, क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा है, कार्यफलन क्या होता है, ये सारी चीज हमने पीछे वाले लेक्चर में जानी थी। आज हम लर्न करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन सीखेंगे, किस प्रकार से हमने यहाँ प्रायोगिक परीक्षण प्रकाश विद्युत प्रभाव का किया है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करने के लिए चित्रानुसार परिपथ तैयार किया गया है, जिसमें एक निर्वातित नलिका ली है। इसमें निर्वातित नलिका में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और ये एक पारदर्शी कांच की एक खिड़की की व्यवस्था की जाती है यहाँ पे नलिका पर प्रकाश के आपतन के लिए। जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण सूर्य से आ रहा है उसके यहाँ आपतन के लिए, तथा इन इलेक्ट्रॉनों को एक बैटरी से जोड़ा जाता है एक धारा नियंत्रक तथा कम्यूटेटर की सहायता से। धारा नियंत्रक तथा कम्यूटेटर की सहायता से ये माइक्रोमीटर लगाया गया है। परिपथ में विद्युत धारा अगर प्रवाहित होगी तो ये माइक्रोमीटर यहाँ प्रदर्शित कर देगा, डिफ्लेक्शन देगा। अगर नहीं है तो डिफ्लेक्शन इसका 0 होगा। ये कम्यूटेटर लगाया गया है कि ये जो हमने वोल्टेज लगाई है इसको परिवर्तित करने के लिए, मतलब कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो वोल्टता की ध्रुवता है कैथोड और एनोड पर, उसको परिवर्तित किया जा सकता है किसकी सहायता से, कम्यूटेटर की सहायता से। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने यहाँ नोटिफाई किया हुआ पहले से ही। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करने के लिए चित्रानुसार परिपथ तैयार करते हैं, जिसमें एक निर्वातित नलिका में 2 इलेक्ट्रोड कैथोड का एक पारदर्शी कांच की खिड़की की व्यवस्था की गई है। धारा नियंत्रक और कम्यूटेटर की सहायता से इलेक्ट्रोडों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है एवं खिड़की की सहायता से उचित आवृत्ति का प्रकाश कैथोड पर आपतित कराया जाता है। तो ये तो है इस परिपथ के बारे में। अब देखिए, जब इस पर पहले प्रकाश आपतित नहीं कराया गया, प्रकाश का आपतन नहीं हो रहा था, तब विभवांतर को हम जब जैसे से इंक्रीज कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, तो इस परिपथ में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसके अंदर कोई विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ ये प्रकाश की अनुपस्थिति में परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या था, 0। ये पता कैसे लगा? ये पता लगा था इससे, प्रकाश की अनुपस्थिति में जब आरोपित विभवांतर के मान में वृद्धि की जाती है तो माइक्रोमीटर, ये जो माइक्रोमीटर है वो शून्य विक्षेप दर्शाता है। क्या दिखा रहा है वो? शून्य विक्षेप। मतलब इसमें जो विक्षेप आ रहा था उसका मान क्या था? 0। 0 पर नेटल टिकी हुई थी, इसकी रुकी हुई थी। तो अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में परिपथ में धारा का मान क्या है? 0 है। अब यहाँ से थ्योरी को नोट कर लेंगे, इसका ऐसे डायग्राम बनाएंगे और ये थ्योरी क्यों आप यहाँ से नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर दूसरे बार क्या किया गया कि चलो ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा की अनुपस्थिति में तो धारा का मान 0 है। फिर प्रकाश का आपतन कराया गया। तो जैसे ही प्रकाश का आपतन कराया गया तो ये माइक्रोमीटर जो लगा हुआ था इसमें विक्षेप आने लग गया। विक्षेप का मतलब ये प्रदर्शित कर रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा स्थापित हो चुकी है, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लग गई है। यही तो प्रदर्शित करेगा माइक्रोमीटर। तो थोड़ी देर बाद जब ये चीज हो गई कि धारा का मान 0 हो गया, फिर इसमें प्रकाश आपतन कराया। प्रकाश के आपतन में देखा गया कि परिपथ में विद्युत धारा स्थापित हो जाती है। प्रकाश के आपतन से परिपथ में विद्युत धारा स्थापित हुई, इसी कारण से इस धारा को नाम दिया गया था प्रकाश विद्युत धारा। क्या नाम दिया गया था उसको? प्रकाश विद्युत धारा। तो हटा लेते हैं इसको यहां से। डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको? डायग्राम हटा दे रहे हैं। जब खिड़की द्वारा कैथोड पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है या आपतित कराया
तो माइक्रो अमीटर विक्षेप देने लग जाता है। अर्थात प्रकाश के पहली सारी चीजें जो की त्यों थी, यानी विभवांतर आरोपित था, केवल प्रकाश का आपतन कराया है। अर्थात प्रकाश के आपतन से परिपथ में विद्युत धारा स्थापित हो जाती है। परिपथ में विद्युत धारा स्थापित हो जाती है। इस विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत धारा। बात तो समझ गए होंगे क्यों बोला गया प्रकाश विद्युत धारा इसको? क्योंकि ये प्रकाश के आपतन से हुई है। इस विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहती है। ठीक है। अब ये प्रकाश विद्युत धारा स्थापित हो गई परिपथ में। अब हमने क्या देखा? हमने यहां प्रकाश विद्युत धारा पर विभव, आरोपित विभव, प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति के प्रभाव का अध्ययन किया। किस किस का अध्ययन किया? प्रकाश विद्युत धारा पर, प्रकाश विद्युत धारा पर आरोपित विभवांतर का प्रभाव। एक एक का पढ़ लेते, फिर कर लेंगे तीव्रता का और फिर कर लेंगे आवृत्ति का। आरोपित विभवांतर का प्रभाव। तो आरोपित विभवांतर का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, एक जिसका अध्ययन कर रहे हैं, बाकी दो पैरामीटर्स नियत रहेंगे, यानी प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता को नियत रखकर, प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता को नियत रखकर जब प्रकाश विद्युत धारा स्थापित हो चुकी थी, उसके बाद जैसे जैसे आरोपित विभवांतर के मान में वृद्धि की जाती है, तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि होती है तथा आरोपित विभवांतर के एक नियत मान पर प्रकाश विद्युत धारा अधिकतम हो जाती है, अर्थात यह संतृप्त हो जाती है। उसके पश्चात विभव के मान वृद्धि करने पर धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तत्पश्चात हम विभव के मान में कमी करते हैं। विभव के मान में कमी करने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी कमी आती है, लेकिन विभव का मान शून्य कर देने पर, विभव का मान शून्य कर देने पर धारा का मान शून्य नहीं होता है। फिर जो हमने कम्यूटेटर लगाया था, उसकी सहायता से एनोड को ऋण विभव पर और कैथोड को धन विभव पर रखकर विभव के मान में पुनः वृद्धि की जाती है विपरीत दिशा में, तो विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। उसी ऋणात्मक विभव को जो एनोड पर आरोपित किया गया है, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो गया है, उस विभव को कहते हैं अंतक विभव। क्या कहते हैं उसको? अंतक विभव। अब देखिए, हम लिखते चलते साथ में, परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा स्थापित होने के पश्चात प्रकाश की आवृत्ति व तीव्रता को नियत रखकर आरोपित
विभवांतर के मान में धारा नियंत्रक की सहायता से वृद्धि करने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि होती है, प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि होती है तथा आरोपित विभवांतर के एक निश्चित मान पर प्रकाश विद्युत धारा अधिकतम हो जाती है, प्रकाश विद्युत धारा अधिकतम हो जाती है। तत्पश्चात आरोपित अधिकतम हो जाती है, अर्थात संतृप्त हो जाती है। इसके पश्चात विभव के मान में वृद्धि करना अर्थहीन है, अतः विभव के मान में कमी करने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी कमी आती है, परंतु विभव या आरोपित विभव शून्य कर देने पर आरोपित विभव शून्य कर देने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य नहीं होता है। आरोपित विभव शून्य कर देने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य नहीं होता है, अतः कम्यूटेटर जो लगा हुआ था, कम्यूटेटर की सहायता से एनोड को कैथोड के सापेक्ष ऋण विभव पर रखकर विभव के मान में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? विभव के मान में वृद्धि। विभव रखकर विभव के मान में वृद्धि करने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। वह विभव एनोड पर
कैथोड के सापेक्ष आरोपित वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, अंतक विभव कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। अंतर्विभव क्या कहलाता है? तो अंतर्विभव क्या होता है? एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या कहलाता है? अंतक विभव। अब अंतक विभव ने क्या किया था कि जो कैथोड जो पहले थी उससे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी, तो वो जो अधिकतम गति ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आना रुक जाए और सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, बाकी सबकी तो जो गति ऊर्जा है वो उनसे कम है, तो अधिकतम गति ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन अगर रुक जाए, सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए, तो यहाँ जो विभव था वो क्या कार्य कर रहा था? वो उस इलेक्ट्रॉन को धकेल रहा था, उनको गति ऊर्जा को रोक रहा था इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने से। तो क्या संबंध हमें यहाँ से मिलता है कि अधिकतम गति ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम इक्वल टू EV0। यहाँ E क्या है? हमने 10th क्लास में रिलेशन पढ़ा हुआ है, W बराबर QV पढ़ा है ना सबने, वहां से लिया है मैंने। V यहाँ पे आरोपित विभवांतर है, Q आवेश है, Q आवेश किस पर? इलेक्ट्रॉन पर है। विभवांतर है ये एनोड पर जो आरोपित है ऋणात्मक विभव, जिसे आप अंतक विभव कह रहे हो। तो V0 क्या है यहाँ पे? अंतक विभव। ध्यान देना, मतलब गति ऊर्जा विभव पर निर्भर कर रही है। अधिकतम गति ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन की है वो किस पर निर्भर कर रही है? विभव पर निर्भर कर रही है। तो आपने क्या देखा यहाँ कि विभव के मान में यदि वृद्धि की जाती है तो जो प्रकाश विद्युत धारा है उसके मान में वृद्धि होती है, लेकिन विभवांतर जो आरोपित विभवांतर है, यहाँ हम इस अक्ष पर तो आरोपित विभवांतर ले लें और इस पर ले लें प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है, और यहां ले लो आरोपित विभवांतर। तो देखो विभवांतर जैसे बढ़ रहा है, प्रकाश धारा बढ़ी फिर, लेकिन यहाँ अपनी अधिकतम मान पर पहुंच गई और ये संतृप्त हो गई, ये I मैक्स हो गया। ये वो विभवांतर है जहां पर जो प्रकाश विद्युत धारा थी उसका मान क्या हो गया है? शून्य। तो ये ग्राफ है इसका, प्रकाश विद्युत धारा पर किसका प्रभाव है? आरोपित विभवांतर का प्रभाव है, ये इसका ग्राफ है। नेक्स्ट इसका सेकंड हम अध्ययन करेंगे प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। यानी प्रकाश विद्युत धारा संतृप्त जब हो गई है तो हमने देखा कि अब विभवांतर को बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रकाश विद्युत धारा संतृप्त हो चुकी है, इसके मान में वृद्धि हो ही नहीं रही है। तो हमने एक सेकंड पैरामीटर जो हमारे पास था तीव्रता, उसको बढ़ाया, बाकी दो को नियत रखा। प्रकाश विद्युत धारा जब संतृप्त हो चुकी थी तब, तो वहां जैसे जैसे तीव्रता में वृद्धि की जाती है तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि होती है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन सीधा सीधा है कि यदि तीव्रता में वृद्धि की जाती है, इसमें आपतित प्रकाश की तीव्रता में यदि वृद्धि की जाएगी तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि होती है। सिर्फ इतना सा कंक्लूजन है यहाँ से, आगे याद रखना काम में आएगा। अभी हम यहाँ तरंग सिद्धांत की असफलता पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या करने में असफलता रही है, वहां ये काम करेगा। तो सेकंड फैक्टर क्या है? प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव, प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? आरोपित विभवांतर के साथ धारा के मान में क्या हुआ था? वृद्धि हुई थी। तो अन्य दो प्राचल जो बचे हुए हैं, एक तो प्रकाश की आवृत्ति तथा आरोपित विभवांतर,
इन दोनों को नियत रख करके जब आपतित प्रकाश जो आपतित हो रहा था उसकी तीव्रता में वृद्धि की जाती है तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो अंतर वो तो वही है, लेकिन जो धारा पहले यहाँ मिली हुई है ये I1 यहाँ पे हमारी, ये I1 वो प्रकाश विद्युत धारा, यहाँ I2 ये I3, तो यहाँ पर ये जो धाराएं हैं I1 I2 I3, यहाँ I3 सबसे ज्यादा है, उससे कम I2 और सबसे कम कौन है I1। तो तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि की जाती है तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन परंतु अंतर्गोप प्रकाश की तीव्रता का अंतर्गोप पर प्रकाश की तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात यदि कहा जाए हमसे कि तीव्रता बढ़ाई जाएगी तो अंतर्गोप पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्राचल का अध्ययन करते हैं, आवृत्ति का प्रभाव क्या पड़ता है प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव। तो आवर्तन प्रकाश की तीव्रता को नियत रख करके जब आवृत्ति में वृद्धि की जाती है तो धारा का मान तो नियत रहता है, क्या धारा का मान तो नियत रहता है, लेकिन इससे अंतर्गोप परिवर्तित होता है, अंतर्गोप के मान में वृद्धि होती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि की जाती है तो प्रकाश विद्युत धारा तो नियत रहती है परंतु अंतर्गोप के मान में वृद्धि हो जाती है। मतलब अंतर्गोप में वृद्धि हुई है तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी गति ज्यादा हुई होगी तभी तो वृद्धि हुई है, अर्थात उससे फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिजा के मान में वृद्धि हो जाती है। तो दो चीजें हुई, एक तो ऊर्जा में वृद्धि हुई किसके साथ, आवृत्ति, गतिजा जो थी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो आवृत्ति के साथ परिवर्तित हो रही है और अंतर्गोप परिवर्तित हो रहा है। यदि इसका ग्राफ देखें तो हमने प्रकाश विद्युत धारा पर जो 3 प्राचल थे उनका प्रभाव का अध्ययन कर लिया है। अब हमसे निष्कर्ष की बात करेंगे, यहाँ इसका ग्राफ बनाएंगे और क्या निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं उन निष्कर्षों की बात करेंगे। जो प्रायोगिक अध्ययन किया गया था उससे क्या निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं वो आपको सबको ध्यान रखने हैं। पहले तो ग्राफ देखिए, इसमें क्या होता था, प्रकाश विद्युत धारा तो नियत, ठीक है, लेकिन अंतर वो क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो देखो जैसे ये है अंतर वो बदलता चला गया लेकिन प्रकाश विद्युत धारा का मान वही है। जैसे जैसे आवृत्ति को बढ़ाएगा ये जो अंतर्गोप था उसके मान में भी वृद्धि हुई। ये तो क्या है, आरोपित विभवांतर, यहाँ पे ये क्या है, आई प्रकाश विद्युत धारा है जो मैक्सिमम यहाँ हो चुकी है, ये आई मैक्स सैचुरेटेड हो चुकी है, संतृप्त हो गई। ये V01, V02 और ये V03, यहाँ ये देखो ऋण है। तो विभव जैसे से आवृत्ति बढ़ाई अंतर्गोप के मान में क्या हो रही है, वृद्धि। तो आवृत्ति के बढ़ने पर जो अंतर्गोप था उसके मान में वृद्धि हो रही है ग्राफ से, लेकिन विद्युत धारा का मान जो कहते हैं ये ग्राफ यहाँ ये प्राप्त हुआ। अब हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए उन निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष, सबसे पहला निष्कर्ष है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति से मतलब दहली आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति दहली आवृत्ति बोलते हैं उसको, आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए।
सेकंड, यदि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है, तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, ये तो आवृत्ति के रिगार्डिंग रही। विभवांतर आरोपित विभवांतर के मान में वृद्धि करने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, आवृत्ति के मान में वृद्धि करने पर नेक्स्ट कोड क्या लिख रहा हूं, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के मान में वृद्धि करने पर अंतक विभव के मान में वृद्धि होती है। प्रकाश विद्युत धारा नियत रहती है। ठीक है, एक और पॉइंट, फिफ्थ, यदि देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है, तो प्रकाश के आपतन व इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई काल पश्चता नहीं होती है। ये पॉइंट हमें याद रखने हैं, जो हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्राइम परीक्षण से प्राप्त हुए हैं। समझ में आ गया? तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे तरंग सिद्धांत की असफलता, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असफलता। तो तरंग सिद्धांत की क्या असफलताएं थी? मेनली तरंग सिद्धांत में क्या किया गया था कि जिस प्रकार से हमने वहां हाइगेंस का जो द्वितीय तरंग का सिद्धांत था, उसी के अनुसार यदि बात की जाए तो तरंग सिद्धांत ये कहता था कि यदि प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो वहां वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा एक समान रूप से संपूर्ण जो सतह है धातु की उस पर वितरित हो जाती है। इसके अनुसार उन्होंने गति ऊर्जा पर प्रभाव बताया, तीव्रता का, फिर उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन पर तीव्रता का प्रभाव बताया, तीव्रता से ही बताया, काल पश्चता पर भी बताया, और प्रकाश की आवृत्ति का
गति ऊर्जा से संबंध बताया, जो कि सारे के सारे एकदम विपरीत बताए थे इनके। क्या बताया था उन्होंने पहली चीज ये बोल दी कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो वह उसकी संपूर्ण ऊर्जा एक समान रूप से धातु की सतह पर वितरित हो जाती है। फिर उसने फर्स्ट पॉइंट दिया, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की गति ऊर्जा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, अथवा गति ऊर्जा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की गति ऊर्जा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव क्या बताया उसमें उन्होंने बताया कि यदि अधिक तीव्रता का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है, अधिक तीव्रता का प्रकाश, ज्यादा तेज प्रकाश आपतित हो रहा है, मतलब ऊर्जा उसके अंदर ज्यादा होगी। अधिक तीव्रता का प्रकाश यदि धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अधिक मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करके अधिक गति ऊर्जा के साथ उत्सर्जित होते हैं, अर्थात उनकी गति, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की गति ऊर्जा अधिक होगी। कब? जब आपके प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी। लेकिन आप देख रहे हो कि प्रायोगिक परीक्षण में तो ऐसा तीव्रता से तो हमने गति ऊर्जा को जोड़ा ही नहीं। हमारी गति ऊर्जा तो किससे जुड़ी थी? हमारी गति ऊर्जा जुड़ी थी आवृत्ति से। किससे जुड़ी थी? आवृत्ति से, क्योंकि आवृत्ति के परिवर्तन होने से कि मान वृद्धि होने में अंतर्गों की मान वृद्धि होती है, अंतर्गों बढ़ेगा तो गति ऊर्जा बढ़ती है, आपको पता है। तो ये जो पहला पॉइंट उसने बताया था वो क्या हो गया? एकदम विपरीत हो गया प्रायोगिक परीक्षण के। क्या बताना समझ में आ गया? यदि आपके प्रकाश अधिक आवृत्ति का प्रकाश अधिक तीव्रता का प्रकाश धातु सतह पर आपतित होगा तो धातु सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करके अधिक गति ऊर्जा के साथ बाहर उत्सर्जित होंगे, जो कि प्रायोगिक परीक्षण के एकदम विपरीत है। दूसरा पॉइंट, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों पर तीव्रता आवृत्ति का प्रभाव। तरंग सिद्धांत के अनुसार यदि उचित तीव्रता का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन धातु सतह से उत्सर्जित होंगे, चाहे आपतित प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, चाहे आपतित प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो। लेकिन इसने क्या कहा? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति गहरी आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। उसने कह दिया कुछ भी हो, चाहे कम हो या आवृत्ति ज्यादा, लेकिन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे यदि तीव्रता पर्याप्त है तो। ये भी विपरीत हो गया। थर्ड पॉइंट, कालपश्यता। इसमें कालपश्यता कोई नहीं होती। इसमें कहता है गहरी आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई कालपश्यता नहीं होती। लेकिन तरंग सिद्धांत क्या कहता है? तरंग सिद्धांत कहता है कि यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता कम है, पर्याप्त नहीं है, यदि कम तीव्रता का प्रकाश किसी धातु सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए ऊर्जा ग्रहण करने में कुछ समय लग जाता है। इस प्रकार प्रकाश के आपतन तथा फोटो इलेक्ट्रॉन्स धातु सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कुछ कालपश्यता होती है, जबकि इसके अनुसार ऐसा नहीं, कालपश्यता नहीं होती है। ठीक। लास्ट पॉइंट उन्होंने फोर्थ का जोड़ा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा का आवृत्ति पर प्रभाव। उत्सर्जित आपतित प्रकाश की आवृत्ति का गति ऊर्जा पर प्रभाव, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा पर प्रभाव। आपतित प्रकाश की आवृत्ति का उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा पर प्रभाव। उसके अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार, आपतित जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी गति ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, इससे उसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा तरंग सिद्धांत ने कहा। लेकिन यहां तो आवृत्ति से सीधा सीधा कौन लिंक है? सीधा सीधा गति ऊर्जा लिंक। हम एक पॉइंट बना भी सकते हैं, यहाँ कह भी सकते हैं, यहां कह सकते थे हम ये वाला, जहां हमने ये पॉइंट कहा था, धारा विभव के मान में वृद्धि होती है तथा इसमें जोड़ सकते हैं हम यहाँ, तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब हम बात करेंगे इसकी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असफलता।
प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असफलता। तरंग सिद्धांत के अनुसार, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, तरंग सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश की संपूर्ण ऊर्जा एक समान रूप से धातु सतह पर वितरित हो जाती है तथा धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन यहां से ऊर्जा अवशोषित कर उत्सर्जित हो जाते हैं। ये था सिद्धांत किसका? तरंग सिद्धांत का। और असफलता कैसे रही? इन्होंने क्या क्या बोला? इन्होंने सबसे पहले उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव की व्याख्या करने में सफल रही थी। कैसे? तरंग सिद्धांत के अनुसार जब अधिक तीव्रता का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में ऊर्जा ग्रहण कर अधिक गतिज ऊर्जा से उत्सर्जित होते हैं। मतलब क्या था इस पॉइंट पे कहने का? अर्थात यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी, जो कि प्रायोगिक परीक्षण के विपरीत है। ये जो परीक्षण है, ये जो परीक्षण मिला प्रायोगिक परीक्षण, क्योंकि गति ऊर्जा तो किस पर निर्भर कर रही थी? वहां आवृत्ति पर निर्भर कर रही थी, आपतित आप प्रकाश की आवृत्ति पर। तो पहला जो इनका ऑब्जर्वेशन था, जो पहला परीक्षण था तरंग सिद्धांत का सिद्धांत, पहला जो कथन था वो असत्य हो गया। दूसरा कथन क्या कहता है? सेकंड में ये कह रहा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों पर आवृत्ति का प्रभाव। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों पर आपतित प्रकाश की
आवृत्ति का प्रभाव इनके अनुसार क्या है? जब किसी धातु की सतह पर पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश आपतित होता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अर्थात क्या है मतलब इनका कहने का? अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करते हैं। मतलब आवृत्ति पर निर्भर नहीं करते, जबकि आवृत्ति होनी चाहिए न्यूनतम उसके अनुसार, तो ये कथन भी क्या है? असत्य। अर्थात जो कि प्रायोगिक परीक्षण के विपरीत है। बात समझ आ गई? दो समझ में आ गई आपको? थर्ड पॉइंट क्या कहा था इन्होंने? तीसरे पॉइंट में कहा था कालपश्यता के बारे में। उन्होंने कहा था यदि प्रकाश तरंग सिद्धांत में कहा गया था कि यदि प्रकाश की तीव्रता कम तीव्रता है तो धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करने में कुछ समय ले लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है प्रकाश के आपतन तथा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कालपश्यता होती है। कुछ क्या होती है? कालपश्यता। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं अब, कालपश्यता। तरंग सिद्धांत के अनुसार यदि कम तीव्रता का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन सतह से उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा ग्रहण करने में कुछ समय ले लेते हैं। अर्थात क्या कहना चाह रहा है? अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव अथवा अर्थात प्रकाश के आपतन तथा
सतह से या धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कालपश्यता होती है। प्रकाश के आपतन धातु सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कालपश्यता होती है, जो कि प्रायोगिक परीक्षण के क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो प्रायोगिक परीक्षण में यह कहा गया था कि जब गहरी आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु सतह प्राप्त होगा तो प्रकाश के आपतन तथा धातु सतह इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई कालपश्यता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने गति ऊर्जा को आवृत्ति का कोई संबंध नहीं बताया कि जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन है उनका प्रकाश की आवृत्ति से कोई संबंध नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा का आवृत्ति पर प्रभाव। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव। 4.A तरंग सिद्धांत के अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, जो कि प्रायोगिक परीक्षण के विपरीत है। क्या है ये? प्रायोगिक परीक्षण के विपरीत है। उपरोक्त कथनों के आधार पर तरंग सिद्धांत के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में पूर्णतः असफल रहा। क्या रहा? पूर्णतः असफल रहा। कौन असफल रहा? तरंग सिद्धांत। तो इस प्रकार से अब हमने डिस्कस कर लिया तरंग सिद्धांत की असफलता। तो अभी हमने दो टॉपिक कवर किए, एक तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन किया, दूसरा तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की असफलता का क्या कारण है। तो ये उसके कारण थे जो हमने अभी स्टडी किए हैं। अब यहां से मैक्स प्लांक की थ्योरी आती है। मैक्स प्लांक ने फोटोन की अवधारणा को जनरेट किया था। तो मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव का जब परीक्षण किया था तब उन्होंने बताया था
कि किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉनों का किसी भी धातु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन सतत रूप से नहीं होता है या विविक्त रूप से होता है, अर्थात छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। और इन कणों को नाम दिया था उन्होंने क्वांटा। क्या कहते हैं उनको? क्वांटा। किसी धातु द्वारा चाहे तो ऊर्जा का अवशोषण किया जा रहा हो, चाहे ऊर्जा का उत्सर्जन किया जा रहा हो, यह उत्सर्जन तथा अवशोषण सतत रूप में नहीं होता, यह कणों के रूप में होता है। पर इन कणों को नाम दिया था क्या? क्वांटा। तथा दृश्य प्रकाश के लिए इन्हीं क्वांटा को हम कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं इन्हीं क्वांटा को? फोटोन। ये आप अपनी किताब से नोट करेंगे, ठीक है, इस थ्योरी को। किसने? मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी से जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जन हो रहा था वो तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के अध्ययन के समय प्रायोगिक परीक्षण से निष्कर्ष निकाला कि किसी भी वस्तु द्वारा प्रकाश का अवशोषण तथा उत्सर्जन एक सतत रूप से, एक समान रूप से नहीं होता, यह कणों के रूप में होता है तथा इन कणों को नाम दिया था क्वांटा। तत्पश्चात उन्होंने दृश्य प्रकाश के लिए बताया कि दृश्य प्रकाश के लिए इन्हीं क्वांटा को, इन्हीं कणों को हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? फोटोन कहते हैं। तथा इन फोटोनों की जो ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ये न्यू है, न्यू कहते हैं, आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। तो यहां से उनकी जो फोटोन की ऊर्जा का समीकरण लिया E बराबर एच न्यू। न्यू हम तरंग का जो समीकरण है V बराबर एल लैम्डा 10 में पढ़ा होगा, उससे इसको और मॉडिफाई करें तो ये हो जाता है E बराबर एच सी ओवर लैम्डा। ये न्यू है, यहाँ पे जो V बराबर एल लैम्डा पढ़ा था न्यू आवृत्ति थी, या न्यू आवृत्ति रख दो, V यहाँ पे C रख दो वेग, तो C इक्वल टू हो गया यहाँ से न्यू लैम्डा, तो लैम्डा तो क्या है यहाँ से C ओवर लैम्डा, ये मैंने रख दिया। E इक्वल टू क्या हो गया? एच सी ओवर लैम्डा। इतनी बात कही कि किसने? मैक्स प्लांक ने। तो मैक्स प्लांक ने फोटॉन्स का कंसेप्ट दिया था, फोटॉन्स की अवधारणा के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि ये उदासीन होते हैं, इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है और ये इनका जो विराम द्रव्यमान है वो शून्य होता है। ये दोनों ना तो विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होते हैं, ना ही चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होते हैं। ये फोटॉन्स के बारे में बताया था उन्होंने। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया, यानी जो मैक्स प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी थी, मैक्स प्लांक की जो ये क्वांटम थ्योरी थी, उसको लेकर के प्रकाश विद्युत प्रभाव का की सफलतापूर्वक व्याख्या की है। उन्होंने जो इसके बारे में बात कही थी, उन्होंने ये बताया था कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है और इन्हीं बंडलों को हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। उन्होंने अपना जो द्रव्यमान ऊर्जा का जो संबंध था उससे ऊर्जा और ये जो हमारा प्लांक ने जो ऊर्जा का संबंध दिया था इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, इन दोनों को एकत्रित किया और उससे एक नया संबंध निकाला था उन्होंने, आइंस्टाइन ने। क्या था वो? आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध पता है तुल्यांकी का, कि द्रव्यमान में यदि क्षति होती है तो उतनी ही मात्रा में ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो उन्होंने संबंध दिया था E बराबर mc स्क्वायर। एक समीकरण वहां से, ये दोनों ऊर्जाएं हैं, तो mc स्क्वायर इक्वल टू आप कह सकते हो h ओवर लैम्डा, c से एक घात कट जाएगी तो ये mc इक्वल टू मिल गया आपको h ओवर लैम्डा। ये mc c प्रकाश का वेग है, m द्रव्यमान है, तो p हो गया, तो p इक्वल टू हो गया h अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये थ्योरी थोड़ी सी आगे बढ़ाई, प्रोसीड की किसने? आइंस्टाइन ने। इसको आप थोड़ा किताब से देखेंगे। मैं अब आपको फोटोन तक मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। मैं आपको आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का सफल परीक्षण किस प्रकार किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मैं वहां से आपको पढ़ाऊंगा। आज दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत आसान है, अच्छे से आप तैयार करेंगे। तो आज हम यहीं तक कवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे आइंस्टाइन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या पर बात करेंगे और उसके आगे हम डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस के बारे में, डी ब्रोगली का जो प्रकाश का द्वैत प्रकृति होती है उसमें एक हाइपोथेसिस दिया था, उसकी बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द लेक्चर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।